दोस्तों लेते हैं लेसन नंबर 1 सामाजिक ज्ञान कक्षा 8। हालांकि मैं हाईवे के किनारे बैठ करके इस फिल्म को बना रहा हूं, थोड़ी बहुत गाड़ियों की आवाज़ आएगी जिसे आपको नज़रअंदाज करना है। चलिए समझते हैं हमारा भारत। लेसन नंबर 1 सबसे पहले समझते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। तो हम जानते हैं कि हमारा भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और एक अलग ही स्वतंत्र प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इसके उत्तर पश्चिम में किर्थर सुलेमान और हिंदू कुश श्रृंखलाएं हैं, जहां से उत्तर पूर्व तक हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। उत्तर पूर्व में अराकान योमा की पहाड़ियां जो पश्चिमी म्यांमार में बंगाल की खाड़ी के साथ साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय से मिल जाती हैं। ये ऊंची और दुर्गम पर्वत श्रृंखलाएं शेष एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप को अलग करती है। दक्षिण भारत एक प्रायद्वीपीय विस्तार है, जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। हम जानते हैं ये बातें, हमने पहले पढ़ी हैं कक्षा 6 में, कक्षा 7 में। दक्षिण एशिया के इस प्रदेश की हर दिशा अभेद और दुर्गम्य होने से इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ऐसा सतत विस्तृत भूभाग जो प्राय चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम महाद्वीप कहते हैं। यह भी हमने कक्षा 7 में पढ़ा है। जबकि महाद्वीप में ही स्थित ऐसा प्रदेश जो भौगोलिक, सांस्कृतिक या पर्यावरणीय दृष्टि से स्वतः ही पूरा हो, कंप्लीट हो, उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक रूप से एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट प्रदेश है। इसकी भौगोलिक स्थिति और बनावट, यानी इसकी भौगोलिक स्थिति ने और इसकी बनावट ने इसे एक विशिष्ट मानसूनी जलवायु प्रदान की है, एक विशिष्ट मानसूनी जलवायु इसे दी है। इस कारण इसे मानसूनी प्रदेश भी कहा जा सकता है। उत्तर में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करवाती हैं। ऊंची ऊंची हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं, साथ ही साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं उससे हमारी रक्षा करती है। हिमालय और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाओं की अनुपस्थिति में भारत उपमहाद्वीप एक मरुस्थल की तरह से होता, बहुत बड़े मरुस्थल की तरह से होता है। इन्हीं पर्वतों से जो नित्यवाही नदियां निकलती हैं, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, विस्तृत मैदानों की उनसे रचना हुई है। विस्तृत मैदान बने नदियों से, नदियां मिट्टी बहाकर ले गई और मैदान बन गए, जिनके आंचल में प्राचीन सिंधु और गंगा घाटियों की सभ्यताओं का विकास हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कई संकरी घाटियां और दर्रे मौजूद हैं, और इन्हीं दर्रों के रास्तों से विभिन्न कालों में विदेशी मानव भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचा, और इनमें खैबर और एक है वो आपके क्या कहते हैं उसको, बोलन प्रमुख है। ये दो दर्रे खैबर और बोलन प्रमुख है। उत्तर में स्थित दर्रों से तिब्बत के रास्ते खुल गए और पूर्वोत्तर के दर्रों द्वारा म्यांमार के श्याम पठार से विदेशी मानव उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आया और बाद में भारत के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। अलग अलग समय में विभिन्न मानव समुदाय अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में आते रहे। कुछ अपने से पहले बसे समुदायों के साथ घुल मिल गए, कुछ दूसरों ने अपनी पहचान अलग से बनाए रखी।
अलग अलग संस्कृतियों, बोलियों, धार्मिक विश्वास व काम करने के तरीकों का प्रभाव कालांतर में एक दूसरे पर पड़ता रहा। इस तरह भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृतियों के विकास के साथ जहां सांस्कृतिक अनेकता का सिलसिला बना, वहीं प्रभावशाली सभ्यताओं की विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के द्वारा इन्हें एक सूत्र में बांधने का काम किया। भौगोलिक दृष्टिकोण से विश्व के मानचित्र पर भारत की जो स्थिति है, भारत विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। पश्चिम से पूर्व तक भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री होने के कारण से इसके पूर्व व पश्चिम भाग के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटों का अंतर पड़ता है। आप जानते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का मानक समय माना जाता है, जो इलाहाबाद के पास में से निकलती है, निकट से गुजरती है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व के स्थल भाग के 2.47% भाग पर फैला हुआ है। भारत का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक यानी तमिलनाडु तक 3214 किलोमीटर एवं पूर्व से अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में गुजरात तक 2933 किलोमीटर है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा राज्य है। प्रशासनिक क्रियाकलाप जो हैं उनको सुविधाजनक बनाने के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ और फिर 29वां राज्य तेलंगाना बनाया गया। प्रशासनिक कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों को पुनः जिलों में बांट दिया गया। विश्व के मानचित्र पर भारत की स्थिति को अभी हमने शाब्दिक रूप से समझा। मानचित्र हमने देखा नहीं, लेकिन शाब्दिक रूप से हमने उसे समझा। अब हम समझते हैं भौगोलिक प्रदेश। भारत एक विशाल देश है और इस कारण से इसमें अनेक भौतिक विविधताएं विद्यमान है। कहीं ऊंचे पर्वत, कहीं समतल मैदान, कहीं आसमान, कहीं पठार, तो कहीं तटीय मैदान, कहीं मरुस्थल, कहीं द्वीप समूह। इसलिए भारत को 6 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वत। उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश मतलब हिमालय पर्वत। गंगा का मैदानी प्रदेश, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, थार का मरुस्थल और द्वीप। 6 भागों में उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, गंगा का मैदानी प्रदेश और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और तटीय मैदान, थार का मरुस्थल, द्वीप समूह। इनमें से तटीय मैदानों का अध्ययन हमने कक्षा 7 में कर लिया और थार के मरुस्थल का अध्ययन हमने आगे की कक्षा में करना है जाके।
जो अन्य प्रदेश हैं उसका अध्ययन हम इस अध्याय में करते हैं। मतलब अन्य प्रदेशों का अध्ययन हम करते हैं। जो हमने साथ में कर लिया उसको हम यहाँ नहीं ले रहे हैं, जो हम आगे जाकर करेंगे उसको नहीं ले रहे हैं, बाकी हम अध्ययन इस अध्याय में करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। पहला, यह भाग लगभग 2500 किलोमीटर लंबी हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। इस भाग में यह विश्व की सबसे ऊंची व नवीन पर्वत श्रृंखला है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यहीं पर है। ऊंचाई के कारण इसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे हिम आलय कहते हैं। हिम प्लस आलय, हिम आलय कहते हैं। हिम माने बर्फ, आलय माने घर, बर्फ का घर कहते हैं। हिमालय पर्वत दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम से 3 समांतर श्रेणियों, नंबर 1 शिवालिक, नंबर 2 मध्य हिमालय या हिमाचल, और सबसे उत्तर में हिमाद्री या वृहत हिमालय, ये 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत हिमालय की श्रेणियां दक्षिण दिशा में मुड़कर पूर्वोत्तर की असम म्यांमार पर्वत श्रेणी की पटकोई और नागा पहाड़ियों में मिल जाते हैं। हमारे देश में कृषि और अन्य आवश्यकताओं के लिए सतत जल पूर्ति चाहिए, लगातार जल चाहिए, और इसके लिए इन पर्वत श्रेणियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हिमालय और पूर्वोत्तर पर्वत श्रृंखलाओं की स्थिति और बनावट हिंद महासागर से आने वाली आर्द्र मानसूनी पवनों को रोककर भारत में वर्षा कराने में सहायक होती है। भारत के अधिकांश भूभाग पर मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। इन पर्वतीय प्रदेशों में उत्तर और पूर्वोत्तर भारत की सभी सदा नीर बहने वाली, हमेशा बहने वाली नदियों का उद्गम स्थल है, यानी वहां से निकलती हैं। जल संसाधन से संपन्न ये पर्वतीय प्रदेश कई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के जनक हैं, जिनसे बिजली, सिंचाई, सघन जनसंख्या वाले शहरों के लिए जल का प्रबंध होता है। यहां की वन संपदा अभूतपूर्व है और जैविक विविधताएं हैं उसमें। इनकी ढलानों पर चाय और फलों के विस्तृत बागान हैं, और निम्न घाटियों में फूलों और सब्जियों की खेती होती है। यहां पाई जाने वाली जड़ी बूटियों की मांग समस्त यानी पूरे विश्व में है। पर्यटन के प्रमुख केंद्र यहीं स्थित है। इस क्षेत्र के निवासियों ने अपनी कमाई करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए यहाँ के जल को भी नष्ट किया और यहाँ के वनों को भी नष्ट किया। अंधाधुंध कटाई कर दी उनकी, और अति दोहन से भूस्खलन होना, मिट्टी का घटना, परिस्थितिकी तंत्र जो है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, और मानवीय संपदाओं के संपन्न ये प्रदेश अनियोजित ढंग से और विचारहीन मानवीय क्रियाकलापों से पीड़ित हो गए। अब समझते हैं भूस्खलन क्या है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं घटती ही रहती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण के बल पर भूमि का अचानक ऊपर से नीचे की ओर खिसकना भूस्खलन कहलाता है। वर्षा ऋतु में जल एवं चिकनाई के कारण यह घटना बहुत ज्यादा घटित होती है। कभी कभी यह घटना इतने विस्तृत क्षेत्रों में हो जाती है कि पर्वत की तलहटी में बसने वाले लोगों के घर नीचे दब जाते हैं, जान माल का नुकसान होता है। हिमालय पर्वत में इस तरह की घटनाएं आम बात है। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट में भी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं।
इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए हम पर्वत के निकट घर का निर्माण या किसी प्रकार का कोई हमें विकास कार्य नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम समझते हैं गंगा के मैदानी प्रदेश। हिमालय के समानांतर दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश स्थित है। यह गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा हिमालय से बहकर लाई गई मिट्टी से बन गया। नवीन जलोढ़ मिट्टी के कारण यह भारत का सबसे उपजाऊ भूभाग है। भारत में सर्वाधिक कृषि इसी मैदान में की जाती है। इसे भारत का अन्न भंडार भी कहते हैं। इस मैदान में स्थित अपेक्षाकृत ऊंचे भाग जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, वहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और उस पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इसका उदाहरण मुख्यतः मैदान के पश्चिमी हिस्से में देखे जा सकते हैं। इसके विपरीत ऐसे निचले भाग जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचकर नवीन जलोढ़ मिट्टी को बिछा देता है, उसे खादर कहते हैं। इसके उदाहरण मुख्यतः मैदान के पूर्वी हिस्से हैं। हिमालय के पर्वत जो क्षेत्र हैं, उसमें कंकड़ पत्थर से निर्मित पतले मैदान को बाबर एवं दलदली मैदानों को तराई कहा जाता है। चार बातें आई इसमें: बांगर, खादर और भाबर और तराई। ये चारों याद रखनी है, चारों ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में विभिन्न नदी घाटी सभ्यताओं की उत्पत्ति और उनका विकास इन्हीं मैदानों से हुआ। समतल उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल और पर्याप्त दृष्टि के कारण भारत की सर्वाधिक जनसंख्या इन मैदानों के मैदानी भागों में निवास करती है, रहती है। इस मैदानी भूभाग में परिवहन के उद्योगों का काफी विकास हुआ क्योंकि ये समतल है। अब हम समझते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। गंगा के मैदान के दक्षिण में त्रिभुज की आकृति, त्रिभुजाकार आकृति में दक्षिण का पठार स्थित है, जिसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। इसकी उत्तरी सीमा पर विंध्य पर्वत श्रेणी, उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी, पश्चिम में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, सहयाद्री जिसे कहते हैं, और दक्षिण में नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत स्थित हैं। पथरीले व ऊबड़ खाबड़ धरातल वाले इस क्षेत्र में कई छोटे पठार जैसे दक्कन और छोटा नागपुर के पठार, ऐसे पर्वत स्थित हैं। भारत की अधिकांश खनिज संपदा इसी पठार में पाई जाती है। दक्कन के अलावा पठार की उपजाऊ मिट्टी हमारे देश में कपास के उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीप भारत के तटीय इलाकों में दक्षिण पठारी प्रदेशों के दोनों ओर तटीय मैदान स्थित हैं। यानी जो प्रायद्वीप भारत के तटीय इलाके हैं, उसके दक्षिणी पठारी प्रदेशों के दोनों तरफ तटीय मैदान है, जिनका निर्माण यहाँ की विभिन्न पर्वत श्रेणियों से निकली नदियों और समुद्री क्रियाओं के द्वारा हुआ है। इस क्षेत्र की महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ये नदियां हैं जो लगातार अपरदन और निक्षेपण क्रियाओं से अपनी घाटियों में विस्तृत मैदानों का निर्माण करती हैं। पठार के आंतरिक क्षेत्र में वर्षा की कमी और अनियमितता के कारण कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर भी जल संसाधन की पारंपरिक पद्धति, सिंचाई के साधनों के विकास तथा शुष्क कृषि के वैज्ञानिक तकनीकी के विस्तार के कारण यही यहाँ पर कृषि वर्षा पर निर्भरता धीरे धीरे समाप्त हो रही है।
टेक्नोलॉजी के कारण। फलस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि होनी स्वाभाविक है, आशातीत वृद्धि होनी है। प्रदेश के कुछ इलाकों में घनी वन संपदा है, रबड़, चाय, कॉफी के बड़े बड़े बागान। इसके अलावा यह प्रदेश मसालों के लिए मशहूर है। मध्यकाल से ही भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मसालों के कारण पश्चिमी एशिया और यूरोप के जो व्यापारी हैं वो आकर्षित हुए हैं भारत की तरफ। देश की अधिकतर जनजातीय आबादी विंध्याचल में, सतपुड़ा में, मैकाल में, छोटा नागपुर में और सह्याद्री पहाड़ियों में तथा वनों में रहती है। चलिए अब हम समझते हैं द्वीप समूह। अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में भारत के द्वीप समूह स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित 247 द्वीपों का समूह अंडमान निकोबार कहलाता है। उत्तरी द्वीपों के समूह को अंडमान एवं दक्षिणी द्वीपों के समूह को निकोबार कहा जाता है। उत्तरी द्वीपों के समूह को अंडमान एवं दक्षिणी द्वीपों के समूह को निकोबार कहा जाता है। अंडमान के बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है। अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों के समूह को लक्षद्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप का अर्थ है 1,00,000 द्वीप और पर्यटन की दृष्टि से ये द्वीप बहुत प्रसिद्ध है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक अनूठा और विविधताओं से भरा हुआ देश है। मानव के जीवन जीने के ढंग को ही हम संस्कृति कहते हैं। सभ्यता मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति का सूचक होती है, जबकि संस्कृति मानसिक क्षेत्र की प्रगति का द्योतक होती है या प्रतीक होती है। अर्थात हमारे रहन सहन, सोच विचार, पहनावा, खान पान, नृत्य संगीत, धार्मिक विश्वास, दर्शन, भाषा एवं साहित्य आदि का मिला जुला ताना बाना ही हमारी संस्कृति है। और ये सांस्कृतिक विविधता हमारी विरासत है, हमारी प्रॉपर्टी है। हमें गर्व है हमारी सांस्कृतिक विविधता पर और हमारी विविधता में एकता पर। भाषा, भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार 122 भाषाएं और 234 मातृभाषाएं हैं। इनमें से 22 भाषाओं को संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। प्राय ये भाषाएं देश के विभिन्न प्रांतों और समुदायों की प्रमुख भाषाएं हैं। मातृभाषा वह भाषा होती है जिसका उपयोग व्यक्ति की मां ने व्यक्ति के बचपन में बात करने में किया है। हमारे देश के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी। कई भाषाएं बहुत छोटे समुदायों द्वारा बोली जाती हैं। देश में भाषाई विविधता को देखते हुए आज़ादी के बाद अधिकतर राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया ताकि हर राज्य आधिकारिक रूप से प्रदेश की आम जनता की भाषा में सरकारी कामकाज कर सके। अब समझ लेते हैं हम धर्म। भारत में विश्व के प्राय सभी धर्म और धार्मिक संप्रदायों के अनुयायी भारत के अंदर रहते हैं। हिंदू हैं 78.8%, मुसलमान हैं 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख हैं 1.7%, बौद्ध हैं 0.7%, जैन हैं 0.4%। हिंदू, जैन और सिख धर्मों के अनुयायी मुख्यतः भारत में
निवास करते हैं, यहीं पैदा हुए हैं। विश्व की कुल मुसलमान आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा भाग भारत में रहता है। भारत कई धर्मों का जन्म स्थल है, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख आदि। विभिन्न धर्मावलंबियों की उपस्थिति भारत की सांस्कृतिक विविधता को मजबूत बना देती है, सुदृढ़ बना देती है, समृद्ध बना देती है। अब समझ लेते हैं जनजाति समूह। आदिकाल में जब विभिन्न मानव समुदाय भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे और धीरे धीरे समस्त भारत में फैल गए, विस्तृत हुए, तब भारत के विस्तृत और विविध भौगोलिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक घटनाओं के कारण कुछ समुदाय दुर्गम स्थानों में जाकर बस गए। ये दुर्गम स्थान पहाड़ और जंगल में थे, पहाड़ और जंगलों में स्थित थे। कालांतर में प्राकृतिक दुर्गमता के कारण उन पर नदी घाटियों में विकसित हो रही सभ्यताओं का आंशिक प्रभाव पड़ा। इसके कारण सामाजिक विकास की प्रक्रिया में ये मैदान में बसे कृषक और नगरीय समाज के मुकाबले पिछड़ गए। ऐसे समुदाय जो दुर्गम इलाकों में रहते हैं उन्हें भारत में जनजाति कहते हैं। बहुत से छोटे छोटे पर्सन इस चैप्टर में लिख रहे हैं। गौड़, भील, संथाल, ओरांव, सहरिया, नागर, मिरी, ये आदि, डाफला आदि कई जनजातियां समूह पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से लेकर पूर्व में पश्चिम और बंगाल तक पूर्वोत्तर राज्यों में रहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति नगण्य है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से यह देश का सबसे कमजोर समुदाय होता है। अंत में हम पढ़ते हैं विविधता में एकता। हमारे देश की सबसे प्रिय विशेषता विविधता में एकता को समझते हैं। भारत में अनेक सांस्कृतिक विविधताएं हैं, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। फिर भी जरूरत इस बात की है कि हम चाहे किसी भी मजहब के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी भाषा के हों, किसी भी जाति या समुदाय के हों, दूसरों की संस्कृति का सम्मान करना हमारी विशेषता होनी चाहिए। यह हमारा एक नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। भारत में इतनी अधिक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधताएं होने के बावजूद भी भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ है और हमें गर्व है इस बात का। इसलिए कहा जाता है कि अनेकता में भी एकता हमारी भारत की विशेषता है। तो इस तरह से ये लेसन समाप्त हो गया दोस्तों। आप बड़े ध्यान से इसे सुनेंगे। एग्जाम देने वाले बच्चे, कंपटीशन देने वाले बच्चे इसे ध्यान से अगर 2 बार सुन लेंगे तो मैं समझता हूँ इसमें से आने वाला प्रश्न उन्हें कुछ देकर जाएगा, लेकर नहीं। दैट्स ऑल। प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।